वंदे मातरम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल पर। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का पहला पाठ, यानी ये कहा जाए अगर विज्ञान का तो 10वां पाठ है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। हम लोग आज इसके तीसरे पड़ाव पर आप पहुंचे हैं। पढ़ते हैं हम लोग उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है। ठीक, अब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता कैसे है? पहला, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण, यानी उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण आ रही है वो परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होती है। ये देखिए यहां से अपसरित होती हुई प्रतीत हो रही है। दूसरा आएंगे, दूसरे में कह रहा है कि उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाला किरण, यानी उत्तल दर्पण जो है इसके मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस के समांतर निकलते। यहां देखिए ये जो मुख्य फोकस से होकर प्रकाश किरण आ रही है यहां से परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समांतर निकल रही है। क्लियर हुआ? तीसरे पर आएंगे, उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण, यानी जो वक्रता केंद्र की ओर ये किरण देखिए निर्देशित हो रही है, ये वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण जो है ये परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में पुनः वापस हो जाएगी। यानी वक्रता केंद्र की तरफ आ रही थी, दर्पण से परावर्तित हुई, पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। अगले पर चलेंगे, उत्तल दर्पण के बिंदु पी मतलब उसका पोल मतलब ध्रुव जो होता है, उत्तल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित हो जाती है। ये तिर्यक दिशा में आ रही थी, परावर्तन के पश्चात पुनः तिर्यक दिशा में ही चली गई और इस दौरान जो ये मुख्य अक्ष होता है अभिलंब का कार्य कर रहा है। अब जो किरण आ रही थी उससे और अभिलंब के बीच में जो कोण बना आई और परावर्तन के पश्चात जो किरण निकल रहे थे और अभिलंब के बीच में जो कोण बना आर, ये दोनों कोण समान होंगे। कंफर्म हुआ? ठीक है। उसके बाद चलेंगे, उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति क्या है, उसकी स्थिति क्या है, आकार क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला नंबर आता है कि उत्तल दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु अनंत पर रखी हो, उत्तल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पर, दर्पण के पीछे फोकस पर उसका प्रतिबिंब बन रहा है। यहां पे देखिए अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा अर्थात बिंदु के आकार का बनेगा, लेकिन आभासी और सीधा रहेगा। यहां पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी और सीधा है। क्लियर हुआ? दूसरा नंबर आता है कि अगर उत्तल दर्पण के सामने वस्तु अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में कहीं रखी हो, जहां पे देखिए वस्तु रखी हुई है, तब उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? उसका प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच में, यहां देखिए ध्रुव और फोकस के बीच में, लेकिन दर्पण के पीछे फिर से बन गया और जो ये वस्तु थी इसके अपेक्षा ये प्रतिबिंब छोटा बना, आभासी और सीधा बना। यानी एक चीज यहां कंफर्म कर लीजिएगा कि उत्तल दर्पण द्वारा दो स्थितियों में प्रतिबिंब बना, दोनों में आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बना है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे कि हम उत्तल दर्पण के बारे में अध्ययन किए तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहां करेंगे?
तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो हम ज्यादातर देखते हैं वो वाहनों में किया जाता है। वाहनों में कहां पर? ड्राइवर के बगल वाला जो कांच लगा होता है, ग्लास लगा होता है, कि वो अपने पीछे आने वाले वाहनों को देखने में उपयोग करता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उत्तल दर्पण से पीछे का जो क्षेत्र होता है बहुत ज्यादा क्षेत्र दिखाई देता है। दूसरा, दुकानों में इसका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है। दो उपयोग इसके देगा। दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। जब भी कोई वस्तु रखा जाएगा तो दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। और इसका जो प्रतिबिंब बनता है, चलिए देखते हैं। गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। पहला नंबर आता है कि बिंब जो होता है अर्थात जो वस्तु होता है वो हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। यानी हमारा ये दर्पण जो है, इस दर्पण से हमेशा बाईं ओर वस्तु रखी जाएगी। दूसरी चीज कि जितनी भी दूरियां मुख्य अक्ष के समांतर हमें मापनी होंगी, चाहे जो भी दूरी अगर मुख्य अक्ष के समांतर हम माप रहे हैं तो वह दूरी सदैव हम ध्रुव से मापेंगे। मतलब ये जो पोल है, इस पोल से हम हमेशा दूरी मापेंगे। और एक चीज हम लोग मैथ में पढ़े होंगे कि जो मूल बिंदु होता है, यानी जो ओरिजिन होता है, ये यहां पे ओरिजिन होता ओ, इसके अगर हम इस दिशा में जा रहे हैं तो सारी दूरियां धनात्मक होती हैं। यानी मूल बिंदु से हम दाहिने जाएंगे तो सारी दूरियां धनात्मक, और बाएं तरफ आएंगे तो सारी दूरियां ऋणात्मक होंगी। दूसरी चीज, अगर हम मूल बिंदु से ऊपर जा रहे हैं तो समस्त दूरियां हमारी धनात्मक होंगी, और अगर मूल बिंदु से नीचे जा रहे हैं तो सारी दूरियां हमारी ऋणात्मक होती हैं। सेम वही चीज यहां भी होता है। हम जो P होता है, P को मान लेते हैं हम मूल बिंदु। मूल बिंदु से हम बाएं जाएंगे समस्त दूरियां ऋणात्मक, और जैसे जैसे दाहिने जाएंगे समस्त दूरियां धनात्मक लेते जाएंगे। कंफर्म हो गया? ठीक। इसके बाद आते हैं कि जो वस्तु होता है वो मूल बिंदु से बाएं रखा गया, तो यानी ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी जो हमारी u होती है वो हमेशा निगेटिव ही होगी। मतलब u का मान सदैव ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक। अवतल दर्पण जो होगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी ऋणात्मक होती है, क्योंकि यहां देखिए ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण से बाएं ही इसकी फोकस होती है। उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो सदैव क्या होती है? धनात्मक होगी। क्लियर हुआ? दर्पण का हमारे पास एक सूत्र है कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एफ को हम कहेंगे वो प्रतिबिंब जो बन रहा है, जो दर्पण है, जो वस्तु रखे हैं जिसके लिए हम अध्ययन कर रहे हैं, वह दर्पण की फोकस दूरी है एफ। ये ध्रुव से मापी गई है। v ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी, और u दर्पण के ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी होगी। अगर इन तीनों में से हमको दो कोई भी ज्ञात हो, u v ज्ञात हो, तो f हम ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूले की सहायता से। f और v ज्ञात हो तो हम u ज्ञात कर सकते हैं। u और f ज्ञात हो तो हम v ज्ञात कर सकते हैं। मतलब यही हमारा दर्पण का जो सूत्र होता है वो यही है कि 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। इसी पर आधारित हम सवाल लगाएंगे आगे, ये चैप्टर खत्म होने के बाद। अगला नंबर, आवर्धन क्या होता है? आवर्धन के लिए एक छोटी सी परिभाषा अगर बनाना चाहें तो हम कह सकते हैं कि
किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई और उस वस्तु की ऊंचाई का अनुपात जो होता है वह उसकी आवर्धन कहलाती है। क्लियर हुआ? या कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न वह अपेक्षित विस्तार जिससे ज्ञान होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा अर्थात वस्तु की अपेक्षा कितना गुना बड़ा बना। जो आवर्धन होता है किसी गोलीय दर्पण का, वो यह ज्ञान हमें कराता है कि उसका जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु की अपेक्षा कितना गुना बड़ा या छोटा बना। कंफर्म हो गया? आएंगे अगले नंबर पर, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। अभी हम लोग परावर्तन पढ़े थे, अब आ गए अपवर्तन पर। अपवर्तन क्या होगा? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं, क्लियर हुआ, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलन की यह घटना जो है वो प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। या कह सकते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा आपतित होता है, मान लीजिए यहां से माध्यम डिवाइड हो रहा है, ठीक, ये एक सघन माध्यम कोई मान ले रहे हैं, एक विरल माध्यम है, ठीक, जब तिरछा उसमें होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। जैसे यहां पर हम एक काल्पनिक रूप में अभिलंब माने तो प्रकाश किरण यहां से आ रही है, ये अभिलंब से दूर हट के चली गई, ठीक, अभिलंब से दूर हट, इसको ऐसे निकलना था, ये इधर चली गई, ठीक। एक सेकंड, एक कन्फर्म नहीं हुआ होगा, कन्फर्म कर ले रहे हैं फिर से। ये मान लीजिए कोई माध्यम है, डिवाइड कर दिए, यहाँ एक काल्पनिक रूप में हम अभिलंब मान लिए, ये सघन माध्यम हमारा हो गया और ये हमारा विरल माध्यम है। क्लियर? अब जब प्रकाश किरण यहां से आ रही है, इसको सीधे निकलना था, ये सीधे ना निकल करके अपने मार्ग से विचलित हो गई। अब ये विचलन की जो परिघटना हुई है इसे हम कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन। यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश की, अविलंब से ये दूर हट गई, तो ये घटना जो है ये घटना कहलाएगी प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर है? प्रकाश के अपवर्तन का हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही जो स्विमिंग पूल होता है, स्विमिंग पूल का जो तल नीचे वाला होगा वो वास्तविक स्थिति से विस्थापित हुआ प्रतीत होता है। या पानी में डूबी हुई कोई पेंसिल हो, ठीक, पानी में डूबी हुई कोई पेंसिल हो तो वायु तथा पानी के अंतर पृष्ठ पर वो थोड़ा टेढ़ी दिखती है। कांच का गिलास है, ठीक, कांच के गिलास के अंदर नींबू वास्तविक आकार से बहुत बड़ा प्रतीत होता है, जितना बड़ा वो नहीं है हमें उतना बड़ा प्रतीत होता है। कागज पे लिखा हुआ शब्द गिलास स्लैब से देखने पर ऊपर उठे हुए प्रतीत होते हैं। ये सब क्यों होते हैं? ये सब का सब केवल प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही संभव है। कंफर्म हो गया? तो इस प्रकार से ये रहा हमारा आज का वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा? कहीं कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या होगी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।